अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 365 स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ फिर से अमरीका और ईरान के दरमियान जंग की वजह बन चुकी है। दोनों अतराफ से एक दूसरे के ठिकानों और फौजी तनसीबात पर हमले किए जा रहे हैं और आलमी मईशत की ये सबसे बड़ी शरक अब बारूद के ढेर पर खड़ी है। सदर ट्रंप ने इन हमलों के बाद सख्त तरीन मौक़िफ़ भी अपनाया कि अमरीकी और बैनुल अक़वामी मफादात पर वार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जबकि ईरानी क़यादत ने जवाबी हमलों को अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करार देते हुए वाज़ेह कर दिया है कि अगर खलीज में उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई तो वो पूरी दुनिया के लिए तेल की तरसील रोकने की सलाहियत रखते हैं। दुनिया की कुल पेट्रोलियम सप्लाई का 1/3 हिस्सा इसी गुजरगाह से वाबस्ता है, जिसका मतलब यह है कि यह जंग अब सिर्फ इन दो मुल्कों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत और सप्लाई चेन को तबाह करने की ताकत रखती है। कतर दोनों के दरमियान मजीद तबाही को रोकने के लिए पसे पर्दा सफारती पुल का आखिरी कार्ड खेल रहा है। वहां पाकिस्तान के लिए ये स्ट्रेटेजिक चैलेंज तारीख का कठिन तरीन चैलेंज बन चुका है। ईरान के पड़ोस में होने और अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पर है। यह बुरान जहां पूरी दुनिया को मुतासर कर रहा है, वहां पाकिस्तान के लिए इसका मतलब पेट्रोलियम के कीमतों का वो तूफान है जो हमारी मईशत को मफलूज कर सकता है। नाज़रीन, इस तमाम टॉपिक के ऊपर आबना हॉर्मज़ पर ईरान अमेरिका वॉर के अंदर और इसराइल का जो इसमें किरदार है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान साहब, दिफाई तजज़ियाकार। सर खुशामदीद कहेंगे। हमदल मशरकी साहब माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं, सर आपको खुशामदीद कहेंगे। अंजा साकिब साहिबा माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं, इनको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले सईद मोहम्मद खान साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। सर, हमने देखा जंग रुक चुकी थी, पहले सीज़ फायर हुआ, पाकिस्तान ने जो है वो सालसी का किरदार अदा किया। दूसरा सीज़ फायर हुआ, 60 दिन के अंदर जो है वो उन्होंने कहा कि कोई दोबारा एक दूसरे पर हमला नहीं किया जाएगा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में दूसरा मरहला हुआ। अब दोबारा से मामलात उसी तरह से शुरू हो गए हैं। हमने देखा कि दुनिया की मईशत इस वार की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जिस तरह से तेल की कीमतें हाइक हुई, सोने की कीमतों में बुलंदी आई, क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल क्रैश कर गई। अब दोबारा ये जो दूसरा फेज़ है, जब तगड़े तरीके से हमले किए गए हैं अमेरिका की जानिब से और ईरान ने भी उसका जवाब दिया है, ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है सर? अब क्या हम मजीद बहरान की तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, जब से एमओयू हुआ है, ये फीलिंग मेरे ख्याल बहुत क्लियरली आ रही है कि दोनों पार्टीज में, अमेरिका या इजराइल हो या ईरान हो, दोनों कंट्रीज के अंदर जो है क्या कहते हैं, इस एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं या हार्डलाइनर्स हैं जो कि क्या कहते हैं नहीं चाहते कि एक पीस इस इलाके के अंदर है। और ईरान की तरफ से मेरा ख्याल है कि जो उनका जो मिलिट्री ऑर्गन है, जो पासदारान और दूसरी फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट है और जो अपने आप को आयतुल्ला अली खामनाई के बहुत करीब समझते थे, वो इस वक्त बहुत अपसेट हुए हैं। सिमिलरली अमेरिका जो है वो भी अंडर प्रेशर है, क्योंकि जिस तरह एमओयू को परसीव किया गया दुनिया के अंदर, इस तरह लगता है कि एज इफ ईरान की सारी बातें मान ली गई हैं और उस एमओयू से अमेरिका को कुछ नहीं मिल रहा। सो प्रेसिडेंट ट्रंप भी बहुत अंडर प्रेशर हैं अपनी पब्लिक के साथ, जहां जो प्रो ज़ायनिस्ट एलिमेंट्स हैं वो इस चीज को बहुत अमेरिका में उछाल रहे हैं और वो ये उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो एक हार्ड लाइन लें। लेकिन जो 4-5 दिन पहले हुआ है, मेरे नजदीक जो ईरान ने एक जिसको कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक गलती की, क्योंकि अगर आप 4 जुलाई को देखें उमर, तो पूरी दुनिया जो थी वो ईरान से बड़ी इम्प्रेस थी। और जो एक बयानिया था वेस्ट का कि जी के ये बहुत अनपॉपुलर रजीम है और इसका कोई लोग इससे मोहब्बत नहीं करते, बस इसको ओवरथ्रो करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने एक बहुत जबरदस्त एक मीडिया स्पेक्टिकल बनाया था और उन्होंने आयतुल्ला अली खामनाई के जनाजे को एक बहुत जिसको कहते हैं ना वर्ल्ड स्टेज के ऊपर वो लेकर आए थे। और पूरी दुनिया में जो पहली न्यूज थी वो यही थी कि क्या कहते हैं कि आयतुल्ला खामनाई के जनाजे में कितने लोग शरीक हो रहे। लेकिन ये अटैक करने के बाद जो है ना, एक तो ईरान ने जो पूरी दुनिया में जो गुडविल थी उसको बहुत लूज किया, क्योंकि मार्केट एकदम क्रैश कर गई। और दूसरा जो है, जो वॉर दोबारा जो न्यूज के अंदर पहली हेडलाइन न्यूज बन गई और जो आयतुल्ला अली खामनाई की यानी कि जनाजे से ईरान ने अपना वर्ल्ड इमेज बनाना था,
ईरान को वो डिनाई हो गया। जी। तो मेरे ख्याल ये इंसिडेंट हुआ था, ये बेसिकली उनके कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर जो इस वक्त प्रिवेलेंट है ईरान के अंदर, उसकी बहुत बड़ी एक ये वीकनेस शो हुई है। और इसी चीज की तरफ अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने एक मर्तबा अपने स्टेटमेंट में कहा था कि जी के देयर इज नो कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन अस एंड देम। तो मेरा ख्याल है वो जो कम्युनिकेशन चैनल है जो ऑपरेशनल लेवल पर होना चाहिए उन ठीक। मिलिट्री कमांडर के पास जो इस इलाके में जंग कर रहे हैं, ठीक है। उस चैनल का होना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि ताकि हर चीज जो है वो एक छोटी से छोटी चीज भी जो है ना एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर तब्दील नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हामिद अल-मशरिकी साहब, जिस तरह जिक्र किया सईद मोहम्मद खान साहब ने भी कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस बात की वजह बन सकते हैं या वजह शायद बन रहे हैं। जिस तरह अमेरिका को शायद ये लगता है कि ईरान की बातें मानी गई हैं और हमने कुछ कम हासिल किया है इस डील से। अब क्या यही वजह है या फिर जो है वो इसराइल का फैक्टर है? इसराइल से ये चीज़ हज़म नहीं हो रही कि इतने अफ़ाम तफ़हीम के साथ सारे मामला हल हो गए और जिस लबनान के ऊपर उसका जो है वो चौधराहट चलती थी वहाँ पर भी सीज़ फायर करवा रहे हैं ये लोग, इसको भी बीच में शामिल कर लिया है। क्या यही फैक्टर है या असल फैक्टर इसराइल है जिससे हज़म नहीं हो रहा और ये जंग दोबारा शुरू होने की तरफ जा रही है? बहुत शुक्रिया उमर। देखिए, बात यह है कि जिस तरह सईद साहब ने कहा, बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूं कि दोनों एंड के ऊपर हार्डलाइनर्स हैं। लेकिन हार्डलाइनर्स ने मैं समझता हूं कि जितना इन्फ्लुएंस करना था उन्होंने पहले भी किया, बाद में भी किया। लेकिन ये बात तो ईरान में भी बड़ी क्लियरिटी से अंडरस्टूड है कि हर हालत में जो है वो अमन जो है या पीस जो है वो उनको फायदे में है। और उन्हें जितनी रेजिस्टेंस करनी थी वो बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी। लेकिन अगर अमेरिका पूरी माइट के साथ आता है तो ईरान को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। और दूसरी चीज ये है कि मैं समझता हूं कि जो मौजूदा सूरत हाल है इससे पहले और शुरू से ही इसराइल और इंडिया, ये जो फैक्टर्स हैं ये तो स्पॉयलर्स भी हैं और ये किसी हालत में भी खित्ते में अमन नहीं चाहते। इसराइल तो अमेरिका को इस दलदल में घसीट के लाया और इस दलदल में उसने साथ साथ कोशिश की कि अरब ममालिक को घसीटे और इसको ईरान अरब ममालिक जंग बनाने की कोशिश की। वो भी फैक्टर सामने है। लेकिन अब जो एमओयू के बाद जिस तरह अभी बात हम कर रहे हैं, असल में जो ऑयल टैंकर्स के हवाले से बात की जा रही है उसके अंदर ईरान का एक बड़ा क्लैरिटी से मौक़िफ़ है कि जी वो जो ऑयल टैंकर्स हैं उनका गुजरना जो है वो ईरान के दिए हुए मैकेनिज्म से ज़रूरी है। और बहुत सारी वायलेशन हो रही थी और स्पेशली वो आबना हर्मुज़ के अंदर एक ओमान के रास्ते एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही थी कि जिसके बाद वो उनकी कंट्रोल की कोशिश थी जिसको ईरान ने और उस पर पासदारान इनकलाब ने फौरी तौर पर रजिस्ट किया। अब बात यह है कि कहीं पर भी जब भी सीज फायर की वायलेशन होती है पूरी दुनिया में, चाहे वो आप कहीं की भी मिसाल ले ले, तो हमेशा एक दूसरे पर इल्जामात दिए जाते हैं। हमें ये देखना होगा चाहे वो सीज फायर की वायलेशन ईरान की तरफ से हो या अमेरिका की तरफ से हो, बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया का अमन दोबारा खतरे में पड़ गया और इसराइल ज़ायनिस्ट जो हैं वो अपने मकसद में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। एक बात तो ये है कि उनका तो मकसद ही ये है कि हर हालत में इस जंग में अमेरिका को दोबारा घसीटा जाए, नेटो को घसीटा जाए और जो खित्ते के अंदर जो सूरत हाल है वो एक बार फिर इंतहाई खतरनाक हो जाए। लेकिन क्या ये दुनिया अफोर्ड कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। दुनिया 20% ऑयल की सप्लाई के हवाले से आबना हर्मुज़ पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। दुनिया चोक कर गई और बाकी दुनिया के जो मामलात हैं वो भी आपके सामने हैं। एक चीज हमें समझनी होगी वो ये है कि अब जरूरत इस बात की है कि फौरी तौर पर जो इंटरलोकेटर्स हैं, जो मीडिएटर्स हैं, उनकी बात सुनी जाए, उनके साथ मिल बैठकर एक बार फिर सीज फायर की तरफ जाया जाए। वजह यह है कि इवेंचुअली तो आपने टेबल पे आना ही है। मैं नहीं समझता कि आप दोनों बहुत लंबी जंग लड़ सकते हैं, ना ईरान ना अमेरिका, लेकिन टेबल पर आने से पहले कितना नुकसान होगा इस चीज को इनको देखना होगा और इससे पहले कि बहुत नुकसान हो जाए दे हैव टू कम ऑन सीज फायर। ठीक है अंजा साकिब साहिब, अब जो हम गुफ्तगू कर रहे थे और ख़बरें भी देखते हैं, ईरान ये कहता है कि आबना हर्मुज़ के ऊपर जो है वो वहाँ पर अमेरिका ने पहल की, अमेरिका ये कहता है ईरान ने पहल की है। तो आपके ख्याल में कौन माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है? कौन नहीं चाह रहा ये माहदा जो है वो ख़त्म हो और ये दोनों मुल्क जो है वो जंग लड़ते रहें और आलमी मईशत को नुकसान होता रहे? देखिए, इस चीज़ में तो बहुत वाज़ेह तौर पर मैं ये कह दूँ कि यहाँ हम एक जानते हैं बहुत बड़ा स्पॉइलर जो है ना वो डेफिनेटली इज़राइल है।
आज भी हमने देखा कुछ स्टेटमेंट्स आई थी जहाँ अमेरिका ने कहा कि अभी जो ये रीसेंट हमले थे वो उन्होंने नहीं किए। उसके अलावा ये है कि देखें, जो पिछले 2 हफ्ते लग रहे थे कि हमें बज़ाहिर एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू है, इस्लामाबाद में मेमोरेंडम भी हुआ। अभी एक लाइव टेस्ट केस है कि जो पीस आर्किटेक्चर कायम किया गया है, वो कितना फ्रैजाइल था। तो ये अभी तक देखें, बात तो यही थी ना कि डिप्लोमेसी तो दूर की बात, दोनों मिलिट्रीज ने ही अभी तक एक दूसरे पे अटैक करना बंद नहीं किया। अब मतलब 48 घंटे की बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स ने ये भी एडमिट किया कि 170 ईरानियन मिलिट्री साइट्स अटैक हुई हैं। ईरान ने हिट किए हैं यूएस बेसिस कुवैत में, बहरीन में, कतार में। उनकी जो सदर्न सिटी है, चाबहार वाली पोर्ट सिटी, वो अटैक हुई है ईरान के ऊपर। सो टेक्निकली पीस डील जो है वो भी एक एमओयू स्टेज पे, जो कि लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं होता। जी हाँ। और इजराइल तो सबसे बड़ा उसके पास एक जो जस्टिफिकेशन थी वो ये थी कि हम तो जी पार्टी नहीं है इस एमओयू के, हम पे तो ये लागू ही नहीं होते ये सारे क्लॉजेस। तो सेकेंडली जो चीज नोट करने वाली है कि ईरान जो है यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लेवरेज को ना अपने बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले चुका है। फॉर एग्जांपल अपना हॉर्मुज़ का जो मामला है उसको इसने एक परमानेंट स्ट्रेटेजिक अपना इंश्योरेंस बना लिया है, एक लेवरेज बना लिया है। खासकर देखें, अगर मेरी टाइम लॉ आपको एक्सप्लेन करूं तो अपना हॉर्मुज़ जो है, अनलाइक द सुएज कनाल या अनलाइक स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये जो है ना मैन मेड नहीं है, नेचुरल वाटरवे है जिसपे कोई भी एक मुल्क इस तरह की लेट्स से दखल अंदाजी फुली नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो डेफिनेटली ईरान ने उस पर जब रिपीटेडली शिप्स को अटैक किया है, ट्रांजिशन जो कर रही थी, ये कमर्शियल वेसल्स के ऊपर जब खास कर ये बात आई, इंटरनेशनल कम्युनिटी को पहले भी जिस तरह से हुआ, नाराजगी भी हुई है। और कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेट की कलेक्शन ऑफ फीस थी वो उसके अंदर भी ये बात गलिबाब साहब ने भी कही थी कि जी अपने हॉर्मुज़ कभी भी वो प्री वॉर कंडीशंस पे नहीं जाएगा। तो लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कहूंगी कि ईरान कंप्लीटली वॉर रीस्टार्ट करना चाह रहा है। मैं इसको इस तरह देख रही हूँ कि ईरान अभी जो परमानेंटली चेंज करना चाह रहा है, जितने भी रूल्स लागू होते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, तो इसको मैं ये नहीं कहूंगी कि वो डायरेक्ट स्पॉइलर है, लेकिन वो अभी तक अपने लिए अपनी बार्गेनिंग नेगोशिएटिंग चिप्स मजबूत करना चाह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इसका कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हो। अच्छा, वॉशिंगटन को ये बात समझ में आ रही है, लेकिन उसके बावजूद उनको एक और जो एक्सपोजर हुआ है, आप ये देखिए कि अभी अंकारा के अंदर जो नेटो समिट हुआ है, वहां पर ये बात बार बार अब वाजे हुई है कि जब अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि द डील इज ओवर और एक लॉन्ग टर्म एक्शंस की बात नहीं की जा रही, तो ये अगेन ट्रम्प का भी एक कोर्सिव डिप्लोमेसी का एक मुजाहिरा है। वो ईरान को अभी तक उनको ये लग रहा है कि जो अमेरिका की हमेशा कैरेट एंड स्टिक अप्रोच रही है ना, कि बस मैं स्टिक दिखाता रहूंगा और ईरान किसी ना किसी तरह बेंड कर, लेकिन ये बात वो भूल रहे हैं कि वही नेशन है 7000 साल तक, इनको अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं कॉन्कर कर सका बड़ी। तो ये एक वो जो रेजिस्टेंस जो है ना इनके खून में, और अब इनके लिए आप ये पूरा देखिए, जो खामेनेई साहब का भी जो फ्यूनरल के जितने भी प्रोसेशन था उसके अंदर जितनी एक चीजें थी, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जुमरे में आप अभी तक एयरपोर्ट पे उतरते ही मिनाब स्कूल गर्ल्स के बैग्स आपने सामने रखे, या आपने जो पुराने एक आयत या वर्सेस का इंतखाब किया जब सऊदी डेलीगेशन आती है, दूसरी डेलीगेशंस आती हैं, आप क्या क्या चीज़ें किस तरह से इमेजेस प्लेस कर रहे हैं। सो डेफिनेटली बात ये नहीं है कि ईरान डराएगा या नहीं डरेगा या किस हद तक कोर्स होता है। बात सिर्फ ये कि अमेरिका की मिस कैलकुलेशन क्या दोबारा से जाहिर होगी या नहीं। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक डीएस्केलेशन की बात आती है, एक बहुत बड़ा हिस्सा IRGC का जो हार्ड लाइनर्स हैं ईरान के अंदर, वो बार बार इस चीज़ पे भी आमादा नहीं होंगे कि एकदम से इतनी आसानी से वो बग़ैर बदला लिए हुए ये चीज़ हो जाए। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट्स जो हैं इस चीज़ पे आर्ग्यू भी करती रहेंगी। अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगले दिनों में हम क्या देख सकते हैं, 3 तरह के सिनारियो हो सकते हैं। नंबर 1, या तो एक मैनेज डीएस्केलेशन हो, कि यानी कि कहीं ना कहीं एक टेक्निकल टॉक्स रिज्यूम होते हैं, 15 जुलाई को होते हैं, दिन होते हैं इकोनॉमिक, क्योंकि देखिए
जंग तो डेफिनेटली दोनों ममालिक नहीं चाहते, ठीक है, बल्कि मुश्किल ठीक है, ठीक है। इकोनॉमिक सईद मोहम्मद खान साहब, मिस कैलकुलेट जिस तरह अंजा भी जिक्र कर रही थी कि अब क्या वाकई अमेरिका मिस कैलकुलेट कर गया ईरान को, वो समझ नहीं पाया कि उनके असासे क्या हैं, क्या इतनी आसानी के साथ जो है वो मार देंगे उसको, और फिर जो है वो रेजिस्टेंस जैसी आई तो फिर अमेरिका भी घबरा गया। आपको भी लगता है ऐसा ही है? मैं अंजा साहिबा की बातों से बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए, जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया था, तो वो उन्होंने अटैक इस जोन में किया था कि जो दुनिया की 2 बेस्ट एयर पावर्स हैं, वो 3 से 4 दिनों के अंदर एक मुल्क जिसके पास एयर पावर बिल्कुल नहीं है उसके घुटने टिकवा देगी। लेकिन जिस रेजिलियंस के साथ ईरानियंस ने उनका मुकाबला किया, और एसिमेट्रिक वॉरफेयर पहली मर्तबा हमने दुनिया में देखी कि जहां एक एयर पावर का मुकाबला सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स और ड्रोन से किया जा रहा था। और हमने ये देखा कि आफ्टर द फर्स्ट 4-5 डेज जो टेबल है ना, वो ईरान की फेवर में टिल्ट होना शुरू हो गई, जब इंटरसेप्टर्स की तादाद कम होना शुरू हो गई और ड्रोन्स और मिसाइल्स जो थे वो खत्म ही नहीं हो पा रहे थे। तो पहली मर्तबा सीज फायर हुआ था। तो मैं एग्री करता हूं अंजा साहिबा से कि क्या कहते हैं कि उस वक्त जो है ना, वो अब इजराइल की ख्वाहिश थी कि किसी तरह से खत्म की, क्योंकि पहली मर्तबा 1973 के बाद ऐसा हो रहा था कि तल अवीव और दूसरी जगहों के ऊपर जहां उनके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, बम गिर रहे थे, बिल्डिंग्स भी गिर रही थी, और उनके इजराइल की सरजमीन के ऊपर जो है ना उनके अपने बंदे मारे जा रहे। तो यस, एट दैट टाइम उन्होंने मिस कैलकुलेट किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर हम सिर्फ पिछले 7 दिनों की बात करें, तो मेरा ख्याल ईरान ने अपने ओपोनेंट को गलत यानी कि जज किया है। देखिए, हमें इररिस्पेक्टिव के इजराइल और अमेरिका का स्टांस क्या है, इस इलाके के अंदर जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं वो हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर। तो जब अमेरिका अटैक करता है तो गल्फ कंट्रीज जो हैं वो इफेक्ट होती है, क्योंकि वहां जो टारगेट्स हैं उनको हिट किया जाता है। इजराइल की हमेशा से ये ख्वाहिश थी उमर साहब कि ये जो है ईरान के खिलाफ जो जंग होना वो एक कंबाइंड कोलिशन की तरफ से हो, और उस कोलिशन को अमेरिका लीड कर रहा हो। लेकिन ठीक उसी तरह जिस तरह पहले ओबामा के दौर में भी, जॉर्ज बुश के दौर में भी बहुत बार अब गए भी नहीं नेतन्याहू मुलाकात करने, गल्फ कंट्रीज को इस वॉर के अंदर शामिल नहीं हुई। ठीक है सही साहब, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। आपने हॉर्मुज़ की सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे। दोबारा इसी वजह से जंग का दोबारा आगाज़ हुआ है। अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं, जबकि ईरान ने अमरीकी अड्डे जो मशरिक़ वस्ता में मौजूद थे उन पर जो है वो हमले शुरू कर दिए हैं। अंजा साकिब साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। अंजा, आपको क्या लगता है कि अब ऐसी क्या वजह सामने आएगी जिसकी वजह से जो है ये मामला हल होंगे और ये जंग रुक सकती है? एक रास्ता जो है वो आबना हॉर्मुज़ का जो पहले ईरान की तरफ से होकर गुजरता, जहाँ पर 1/4 हिस्सा दुनिया के तेल का गुजरता था, अब ओमान की तरफ से एक रास्ता बनाया गया है जिस पर एतराज़ है ईरान को। क्या अब इस महाज के ऊपर जंग इसी वजह से होती रहेगी कि वो रास्ता ख़त्म किया जाए, या कोई मिडल रास्ता निकलेगा और मामला आगे बढ़ेंगे और ठीक हो सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए, एक चीज़ जो हमें समझनी पड़ेगी, अभी हमारा जो ये करंट सिचुएशन है एमओयू की, इस्लामाबाद एमओयू की, उसका जो क्लोजेस्ट मैच हमें हिस्टोरिकली मिलता है वो मिलता है JCPOA के टाइम से। अच्छा, तब में और अब में फ़र्क ये था कि उस वक़्त यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसी दीगर और यूरोपियन ममालिक जो थे ना, वो एक पार्टी टू दैट डील थे। यहाँ पे वो बिल्कुल एक रैंडम ऑब्जर्वर्स के तौर पे हैं, और कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट, वो उन्होंने ज़रा सी लाइमलाइट यहाँ पे रखी हुई है। और ये भी कि मशरिक़ वस्ता हो या साउथ एशियन रीजन हो दीगर, उनको ना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है अपने क्राइसिस सॉल्व करने के लिए, और ये तो हमने डिप्लोमेटिक प्लेबुक रीइन्वेंट कर दी है। पाकिस्तान ने इसका बेड़ा उठाया था। लेकिन अब जो क्या चीज़ ऐसी बन सकती है जो एक मोटिवेशनल फैक्टर हो कि पीस की तरफ चीज़ें, या एटलीस्ट वॉर लाइक सिचुएशन ना हो, तो जो मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था आपसे ब्रेक से पहले, कि मुझे लगता है कि सबसे पहली बात जो हो सकती है वो तो ये कि एक मैनेज डी एस्केलेशन हो, क्योंकि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज जो है ना, मैं अगर आप
से बात करूं, वो दोनों ही अभी क्या कोई भी कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती। आपने हॉर्मज़ के जो क्लोजिंग का मामला था, ईरान ने उसको जिस तरह यूटिलाइज किया, देखिए ये जो एनर्जी शॉक है ना, यूरोप का सेकंड बिगेस्ट क्राइसिस है 4 सालों में। मैं चाइना के ऊपर तो अभी आती नहीं हूँ कि और उससे सीपैक 2.0 किस तरह से अफेक्ट होगा, रशियन लाइंस को, मेन लाइंस को क्या इम्पैक्ट आएगा। अभी हम यूरोप की बात करते हैं, ग्लोबल वेस्ट की बात करते हैं। सो IEA ने ये कैरेक्टराइज कर दिया कि 2026 की जो ईरान की वॉर है, लार्जेस्ट सप्लाई डिसरप्शन है इन द हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल ऑयल मार्केट, ये रिपोर्ट्स कहती हैं। अब डेफिनेटली इसके अंदर जो 11% प्री वॉर ग्लोबल सप्लाई थी वो भी अफेक्ट हुई है। अभी 30% गैस स्टोरेज, हम वैसे ही बात करते हैं कि जो बेंचमार्क्स हैं, जो डच बेंचमार्क्स हैं यूरोप के लिए जो सेट हुए हुए हैं, वो ऑलरेडी अभी, क्योंकि हार्श विंटर एक एक्सपेक्टेड है क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से, सो इवन अगर कल एज इन राइट टुमारो भी पीस कायम हो जाती है, तब भी चीजें फॉरसीएबल फ्यूचर में बहुत ब्लीक है। देखिए 2022 में जो यूक्रेन वाला शॉक लगा था और सैंक्शंस जो रीराउटिंग हुई थी, उसके बावजूद भी एक चोक पॉइंट क्लोजर का हमने देखा था कि क्या नतीजा आया था। अब एक स्ट्रेट को आप रीराउट नहीं कर सकते, कोई अल्टरनेट यहाँ से एक बड़ा परसेंटेज जाता है पूरी दुनिया के ऑयल का। देखें जो यूरोपियन डिविजन्स हैं, सेम डायलेमाज उनके भी हैं एनर्जी, और हम ये सर्कल्स में नहीं जा सकते। किसी ना किसी ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर स्टांस लेना पड़ेगा या गिव इन करना पड़ेगा। अब अमेरिका के लिए भी एक प्रेसिडेंट ट्रम्प के अपने जो सियासी गोल्स हैं, उसके तहत भी आप ये देखिए कि अनकरीब ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का मिड टर्म है। अमेरिका में गैस प्राइसेस का बड़ा इम्पैक्ट आता है आपके रिपब्लिकन वोट पे खासकर, और ऑलरेडी हमने देखा है, कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अप टू 26% नीचे चला गया रिपब्लिकन वोट गैस प्राइसेस लोन की वजह से। महंगाई बढ़ती है ऑब्वियसली, पूरा इम्पैक्ट है। अच्छा, अब स्विस कनाल की जो कंपैरिजन लोग कर रहे हैं, तो एक बात ये समझ सकें कि जो अमेरिकन हेजेमोनी का जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं कि अगर एक सुपर पावर एक वॉर स्टार्ट करती है मिडिल ईस्ट में और अपने पार्शियल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हमने पहले यही देखा था, हिस्टोरिकली यही होता रहा है, लेकिन पॉलिटिकल आउटकम अचीव नहीं होता, तो स्विस कनाल के टाइम पे जिस तरह हमने देखा था, ये फ्रैंको ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की बात हुई थी, लेकिन हमने यहाँ देखा कि यहाँ डिफरेंस यही है कि अगेन स्विस कनाल जो है, दैट्स अ मैन मेड वाटरवे, ये एक नेचुरल स्ट्रेट है। तो अगेन यही क्या अमेरिका भी मिलिटरीली, उसकी मिलिट्री पावर अलोन, ये एक फ्रैगमेंटेड मल्टीपोलर वर्ल्ड में ये आंसर नहीं हो सकता। और आई थिंक कि यहाँ सबसे बड़ा जो एक और आई थिंक मोटिवेशन फैक्टर होगा ना, वो पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक बेड़ा उठाया था इस पूरे के पूरे पीस प्रोसेस के अंदर। लेकिन आप एक रीजनल पावर तो बन गए, लेकिन पाकिस्तान का अपना स्ट्रेटेजिक पैराडॉक्स अब भी वही है कि वो एक ग्लोबल मीडिएटर के साथ साथ आप अपना जब घर जल रहा हो, हम अपने ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर्स पे देखें, इंडिया भरपूर फायदा उठा रहा है इस चीज का कि हमें इंगेज रखे। 2025 से अब तक 78% इंक्रीमेंट हुई है क्रॉस बॉर्डर कैंपेन्स जो है उसके अंदर। सो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली विजिबल है, लेकिन अगले पिछले 48 घंटे में 170 दफा स्ट्राइक्स हुए, 42 जनाजे शहीदों के। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें अपना ऑफिशियल वॉर डॉक्ट्रिन भी रीशेप करना पड़ेगा। आई थिंक कि एक सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, कतार, टर्की, इजिप्ट, ये वाला एक फैक्टर स्ट्रांगली बन सकता है, एक अगर ब्लॉक के तौर पे हम इसको देखें वर्सेस यूएई और इजराइल। आई थिंक वो वहाँ पे पोजीशन में कुछ मुझे वीक होती भी नजर आती है इकोनॉमिक हवाले से। हामिद अल मशरकी साहब, सर अगर एक फरीक जो है वो दूसरे फरीक पर हमला करता है और जंग की खिलाफ वर्जी करता है, तो आपके ख्याल में क्या दूसरा फरीक सिर्फ जंग की तरफ ही बढ़ेगा, वो हमला ही करेगा? क्या कोई डायलॉग नहीं हो सकता आपस में? किसी जिस तरह मीडिएटर्स हैं, कतर है और फिर पाकिस्तान है, उनके साथ मिलकर डायलॉग के जरिए मामला हल नहीं हो सकते? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि डायलॉग से ही आखिर में मामला हल होने हैं, लेकिन बात ये है कि सूरत हाल को कितना ख़राब होने की इम्कान है, सूरत हाल के अंदर किस तरह की एफर्ट की ज़रूरत है इससे पहले कि मामलात जो हैं वो हाथ से निकल जाएं।
बात ये है कि अगर हम टोटल सिनेरियो को देखें तो जहां अमेरिका हर हालत में ये चाह रहा है कि ईरान जो है वो अपना हर्मुज के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल उसको जो है वो कंप्रोमाइज करे। दूसरी बात ये है कि जैसे न्यूक्लियर के ऊपर बार बार बात की जाती है, लेकिन ईरान की तरफ से बात ये हो रही है कि क्या उसको वो फंड्स रिलीज किए गए उस MOU के बाद, जिसका उससे वादा किया गया $6 अरब इमीडिएटली रिलीज होना था और $6 अरब 2 हफ्तों में, वो भी रिलीज नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि क्या ईरान के ऊपर जो पाबंदियां हटाने की बात हुई थी उसके ऊपर कितनी पेशरफ्त हुई है। ईरान को ऑयल बेचने की इजाजत तो मिल गई, लेकिन आप देखें कि जैसे ही अटैक्स शुरू हुए वो ऑयल की इजाजत भी सस्पेंड कर दी गई। मैं ये समझता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मौजूदा सूरत हाल में ये है कि हम ये लाजमी देखें कि खित्ते के अंदर जो खित्ते के ममालिक हैं वो मिलके कोई फैसला करें कि उन्होंने किस तरह से इस सारे एग्रेशन को हैंडल करना है। देखें, जब ईरान ने सऊदी अरब पर अटैक किया, रिफाइनरी पर, अमेरिकी अड्डों पर और उसके बाद कतर पर, तो उन्होंने फौरन पाकिस्तान की मीडिएशन से और बाकी मामलात से फौरन एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि हम इधर नहीं अटैक करते हैं बल्कि हम दूसरी जगह करते हैं। और कुवैत और बहरीन जो है वो ज्यादा अंडर अटैक आए। वजह ये है कि जहां जहां खित्ते के अंदर मैं समझता हूँ ज्यादा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, इवेंचुअली अमेरिका जो है वो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे से है। बात ये समझने की है कि अगर खित्ते के ममालिक और खित्ते के अंदर जो नई ताकतें हैं, यानी चाइना है, रशिया है, टर्की है, पाकिस्तान है, अगर इनको मैं समझता हूँ कि इनके साथ अगर मिलकर बैठकर इनको एंगेज करके अगर खित्ते के सोल्यूशन की तरफ जाया जाएगा तो वो बेहतर होगा। एक चीज बड़ी क्रिटिकल है और वो है खित्ते के साथ साथ इसराइल की बात हम करते हैं। इसराइल ने जिस तरह अभी देखें कि हमास को सरेंडर करा दिया है, हमास के बाद सूरत हाल बड़ी ही एक तरह से क्वेश्चनेबल है, डायलेमा है कि वहां अब क्या होगा, क्या गजा के लोगों को निकाल दिया जाएगा। लेबनान के अंदर उन्होंने जियोग्राफी चेंज की है। सो दोनों डायमेंशन में अगर हम देखें तो इन नटशेल मामलात टेबल पर हल होने हैं, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है, क्योंकि सूरत हाल अगर हाथ से निकल गई और बाकी फरीक इसमें शामिल हो गए तो फिर जंग का नक्शा बहुत बुरा हो जाएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बलूचिस्तान में जो भारत की जानिब से दहशतगर्दी की जा रही है उस पर गुफ्तगू करेंगे। मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दाना वाक़े के तसलसल में पाक फौज FC और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी है। 24 घंटों में मजीद 17 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है, जबकि मजमूई तौर पर 79 की तादाद हुई है। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनाल खवारिज के 26 खवारिज को 6 और 7 जुलाई को पहले ही वासिले जहन्नुम किया था। इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कोयटा में खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के फितने में मशरकी हमसाये का भरपूर किरदार है, असलहा और पैसा भी वहाँ से ही दिया जा रहा है। सईद मोहम्मद खान साहब, भारत बाज नहीं आ रहा फंडिंग करने से, पाकिस्तान में अनारकी फैलाने से, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने से। इन हमलों को रोकने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या पेश आ रहा है पाकिस्तानी फोर्सेस को, पाकिस्तान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए उमर साहब, मेरे ख्याल में जो इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है ना वो है लोकल सपोर्ट का जो उनको उस जगह हासिल है। अपेरेंटली वो जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं उससे लगता है कि उनके जो स्लीपर सेल्स हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो जो है बहुत इफेक्टिवली सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उनको प्रोवाइड कर रही है। मेरे ख्याल में ये जो अब एक इंटरनल ऑपरेशन शुरू हुआ है ये बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। हमें ये चाहिए कि जो उनके जितने खैरखा बलूचिस्तान या KPK में हैं हम उनको जो है क्या कहते हैं पहले इंटरनली इरेडिकेट करें और फिर हम बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान के अंदर उनको ताहो बर्बाद करें। देखिए ये जो पिछले एक हफ्ते के अंदर जो अटैक्स हुए उसमें एक पैटर्न बहुत वाज़ेह समझ में आया कि आप ये देखिए कि ये TTP और BLA का इत्तेहाद है, दोनों ने मिल के कंबाइंड अटैक्स किए हैं। जो TTP है उसने बलूचियों को कत्ल किया है बलूचिस्तान के अंदर और BLA ने फौजियों को टारगेट किया, ठीक है ना। सो मेरे ख्याल में अब जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान को भी ये फर्क खत्म कर देना चाहिए, एक फाइनल वार्निंग देनी चाहिए क्या कहते हैं अफगानिस्तान को कि अगर आप लोग नहीं इनको कंट्रोल कर सकते तो फिर हमें खुद आके इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि वो करने से पहले हमें अपने अंदर जो है इत्तेहाद पैदा करना चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप को ऑन बोर्ड लेकर आना चाहिए
जो उस इलाके के सरदार हैं उनको भी क्या कहते हैं उनसे भी एडवाइस लेनी चाहिए, या वो भी गवर्नमेंट के पीछे खड़े हुए हों, और फिर गवर्नमेंट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ इंटरनली और एक्सटर्नली इस मसले को हल करना चाहिए। ठीक है मशरकी साहब, अब जाहिर सी बात है ऐसी तमाम बुज़दिलाना कार्रवाइयों के पीछे भारत का हाथ होता है, और हमने हमेशा देखा है पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं, चाहे BLA की तरफ से हों, चाहे TTP की तरफ से हों, चाहे अफ़गान तालिबान की तरफ से हों, और कोई दहशतगर्द तंजीम की तरफ से हो, तो उसके पीछे भारत का ही हाथ होता है। अब ऐसा क्या किया जाए? क्या बराह रास्त फ़ौजी कार्रवाई ही इसका जो है वो हल है, या फिर ये सिलसिला कब तक जारी रह सकता है आपके ख्याल में? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे हैं, उन्होंने बड़ा कंप्लीट रिजॉल्व के साथ एक बात पूरी दुनिया को दिखा दी कि हम अगर इंडिया हम पे हमला करेगा या कोई भी चीज़ करेगा तो हम उसका क्या हशर करेंगे। अब उसके बाद इंडिया ने ये एक तय कर लिया कि अफगानिस्तान की पपेट गवर्नमेंट के जरिए, अपनी प्रॉक्सीज और स्लीपर सेल्स के जरिए पाकिस्तान के अंदरूनी खलिफशार पैदा करने की कोशिश की, उसमें भी उनको नाकामी हुई। उसके बाद इन्होंने जिस अंदाज में फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को फाइनेंशियली, लॉजिस्टिकली और हर अंदाज से सपोर्ट किया, उसके नतीजे में बहरहाल इन्होंने एक पेनिट्रेशन क्रिएट की है। अब इस पेनिट्रेशन के दो सॉल्यूशंस हैं। एक सॉल्यूशन है काइनेटिक अप्रोच, एक है नॉन काइनेटिक अप्रोच। काइनेटिक अप्रोच ये है कि कोई माफी की गुंजाइश नहीं है, चाहे पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई करनी पड़े, चाहे पाकिस्तान को इवन इंडिया के अंदर भी कार्रवाई करनी पड़े, तो अब हमारे पास पूरा इख्तियार है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने, आपको याद है, 2 हफ्ता पहले बयान दिया कि पाकिस्तान के अगर अंदर टेररिज्म हो तो पाकिस्तान के पास पूरी जस्टिफिकेशन है कि वो उसके खिलाफ कार्रवाइयां करे। ये वो स्टांस है जो अब दुनिया पाकिस्तान का मान रही है। दूसरी जानिब बात यह है कि इंटरनली 2 चीजें करनी होंगी। एक, बिल्कुल ऐसे कोई इनकार नहीं है कि जो कंफर्म्ड रॉ या फॉरेन एलिमेंट का सपोर्टेड है उसके लिए कोई माफी नहीं है। दूसरे एंड के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि अब बलूचिस्तान के अंदर जो सरदार, जो बड़े जो नोटेबल्स हैं, अब उनको थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा लेनी होगी, उनको आगे आना होगा, उनको खुद इसके खिलाफ पब्लिकली रेजिस्ट करना होगा, आवाज बनना होगा। हर चीज सिक्योरिटी फोर्सेस पे नहीं डाली जा सकती। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट का रिजॉल्व बड़ा क्लियर है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो वहाँ के जो नोटेबल्स हैं उनको थोड़ा किरदार हाथ में लेना होगा। ठीक है सही साहब, अब जिस तरह से हमने देखा है भारत हर बार जो है वो शामिल होता है पाकिस्तान के अंदर कोई भी तकरीब कारी हो, और फिर जब वहाँ पर ख़ुद से कोई अमल करवाता है उस पर भी पाकिस्तान का नाम लगा देता है, और फिर उसको मुँह की खाना पड़ती है। अब आलमी बरादरी का रद्द-ए-अमल इंतहाई महदूद नज़र आता है। जिस तरह भारत कश्मीर में कर रहा है, फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, हमने बारहा इसके सबूत दिए हैं। खामोश क्यों है आलमी बरादरी पाकिस्तान के मैटर में? 2 वजूहात हैं मेरे नज़दीक उमर। एक तो ये कि दुनिया जो है ना वो अब इस वक्त अपनी क्राइसिस, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसके अंदर इन्वॉल्व है, जो कि ऑयल और गैस की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में आया। और दूसरा ये है कि शायद हमने भी इस मसले को उस तरीके से नहीं उठाया जिस तरह हमें उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि क्या कहते हैं कि हमें, अगर हमारे पास ये एविडेंस मौजूद है कि क्या ये जो फंडिंग है वो इंडिया की तरफ से TTP और BLA को हो रही है, और ये सारे, और या जो वेपन्स हैं, क्योंकि बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न वेपन्स के साथ वो लोग अटैक करते हैं, और ये वेपन्स जो हैं ये भी इंडिया ने सप्लाई किए हैं उनको, तो हमें ये एविडेंस लेके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए और बहुत ज्यादा शोर मचाना चाहिए। अपने हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें चाइना और रशिया हमारे दोस्त हैं, और इवन अमेरिका भी जो है वो भी इस इलाके में हमारे साथ ही आई टू आई देखते हैं। तो हमें जो है, शायद हम इंडिया के खिलाफ एक रेजोल्यूशन तो हासिल ना कर सकें, लेकिन अगर वहां एक डिबेट होगी तो पूरी दुनिया जो है ना वो एकदम जाग जाएगी कि इस वक्त दुनिया के इस हिस्से में क्या हो रहा है। और मेरे ख्याल में अब जो है ना, वो कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। अब हमें तीनों फ्रंट्स जो हैं, जो सोशल मीडिया फ्रंट है या मीडिया फ्रंट है जो परसेप्शन मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं, वो डिप्लोमेटिक फ्रंट और मिलिट्री फ्रंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों के, तीनों के ऊपर जो है ना साइमल्टेनियसली बहुत विगरसली काम करने की जरूरत है। हमने
जी। ईरान अमेरिकन वॉर को रोक के दुनिया में बहुत नेकनामी हासिल की है। जी। शायद अब मौका है कि हम उस नेकनामी को इस्तेमाल करें अपने मसाइल की हल की तरफ। ठीक है हामिद अल मशरकी साहब, सर आपके ख्याल में जिस तरह से सईद साहब से भी हमने यही सवाल किया था, आलमी बरादरी का रद्द अमल इतना महदूद नज़र क्यों आता है हमारे मामले के अंदर, कि जब हमने बारहा इस चीज़ के सबूत भी दे दिए कि भारत पाकिस्तान में ये कर रहा है और बल्कि बैरूनी ताकतों से पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए ये करवा रहा है। देखिए उमर, बिल्कुल पाकिस्तान ने डोजियर्स भी दिए अक़वाम मुत्तहिदा में। पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव की शक्ल में पूरे सबूत के साथ इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट में उसका मुकदमा भी पाकिस्तान ने पेश किया, सब कुछ किया। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको समझनी होगी कि दुनिया जो है वो बहुत सारी चीज़ों को मईशत की नज़र से देखती है। इंडिया को वो 1.25 अरब लोगों की एक इकोनॉमिकल मंडी के तौर पे देखती है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान को उनको जो है वो एक 25 करोड़ की मंडी या मार्केट नजर आता है। मैं ये समझता हूँ कि अब जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान अपना जो हमारे जो सबसे बड़े अलाई है चाइना, रशिया खित्ते के अंदर, उनको साथ मिलाकर उनके साथ एक रीजनल अलायंस के तौर पर मैसेज दिया जाए, रीजनल अलायंस के तौर पर मैसेज दिया जाए और फिर दुनिया को बावर करवाया जाए कि अब वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। हामिद अल मशरकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, सईद मोहम्मद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में अंजा साकिब साहब हमारे साथ मौजूद थी। अंजा साकिब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।